तो स्टूडेंट्स, बेटा इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम लोग पढ़ने वाले हैं किंगडम मोनेरा के बारे में। ये सबसे पहला किंगडम है जिसमें सारे के सारे बैक्टीरियाज के बारे में हम पढ़ेंगे। बेसिकली तीन चीज़ें हमें यहाँ पे पढ़नी है। सबसे पहला तो हमें ये पढ़ना है कि बैक्टीरियाज के टाइप क्या क्या होते हैं, उनके शेप के बेसिस पे हम लोगों ने कैसे उन्हें डिवाइड किया हुआ है। फिर हम लोग एक सिंपल बैक्टीरियल सेल का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। फिर उनके मोड ऑफ रिप्रोडक्शन की बात करेंगे। फिर हम एक ग्राम स्टेनिंग नाम से टेक्निक है, उसके बेसिस पे बैक्टीरियाज को डिवाइड करेंगे ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में। उसके बाद हम लोग उनके मीन्स मोड ऑफ न्यूट्रिशन की बात करेंगे कि ऑटोट्रॉप, कीमोट्रॉप्स या फिर सेप्रोफाइट या सिम्बायोन्ट्स, या किस तरीके से इनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन हो सकता है। फिर इनके रेस्पिरेशन की बात करेंगे। फिर हम लोग इनको कैटेगराइज कर देंगे। तो कैटेगरीज में हमें तीन पढ़ने हैं, एक पढ़ने आर्की बैक्टीरिया और दूसरे पढ़ने हैं हमें यू बैक्टीरिया। यू बैक्टीरिया के अंदर हमें साइनोबैक्टीरियाज के बारे में पढ़ना है और माइकोप्लाज्मा के बारे में पढ़ना है। तो ये तो हमारे टॉपिक्स रहे जो इस वीडियो में मोस्ट प्रोबेबली इतने सारे टॉपिक तो कवर नहीं हो पाएंगे, लेकिन हाँ मैक्सिमम टू मैक्सिमम जितना कवर हो पाएगा मैं इस वीडियो में बनाऊंगा, और बाकी जो पार्ट बच जाएगा वो फर्दर वीडियोस में आपको मिलता चले जाएंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं किंगडम मोनेरा की। तो किंगडम मोनेरा में एक चीज़ जान लीजिए कि जितने भी बैक्टीरियाज हैं मीन्स प्रोकैरियोट्स हैं, वो सब के सब इस किंगडम के अंदर रखे गए हैं। ये सबसे पुराने ऑर्गेनिज्म हैं इस अर्थ पे जो 3.5 बिलियन ईयर अगो इवॉल्व हुए थे। और अगर मैं इनके हैबिटेट की बात करूं तो ये आपको हर जगह मिल जाएंगे, एयर में, वाटर में, सॉइल में, एवरीवेयर यू विल फाइंड देम। मीन्स कॉस्मोपॉलिटन होते हैं ये। उसके अलावा इनके साइज की बात करूं तो इनका साइज 2 से लेके 5 माइक्रोमीटर तक का हो सकता है, मीन्स म्यू एम का हो सकता है। तो अब देखिए एक एक करके इनकी बेसिक बातें कर लेते हैं। तो जितने भी हमारे मोनेरन्स हैं वो सब के सब क्या हैं, प्रोकैरियोट्स हैं, और यूनिसेलुलर तो है ही हैं। अगर मैं इनके हैबिटेट की बात करूं, तो ये आपको हर जगह मिल जाएंगे। आपको ये एयर में मिल जाएंगे, वाटर में मिल जाएंगे, सॉइल में मिल जाएंगे, एवरीवेयर यू विल फाइंड देम। मीन्स ऐसे के लिए एक टर्म यूज़ किया जाता है कॉस्मोपॉलिटन। अगर मैं इनके साइज की बात करूं तो इनका साइज 2 to 5 माइक्रोमीटर तक का हो सकता है, और ये बहुत ज़्यादा स्मॉल होते हैं साइज में, लेकिन इनका मल्टीप्लाई करने का रेट बहुत ज़्यादा फास्ट होता है। तो दीज आर वेरी स्मॉल इन साइज एंड मल्टीप्लाई रैपिडली। मतलब अगर एक बैक्टीरिया को 2 बैक्टीरिया फॉर्म करने हैं बाय बाइनरी फिशन, तो 20 मिनट के अंदर एक बैक्टीरिया डिवाइड करके 2 बैक्टीरियाज को फॉर्म कर लेगा। तो इतना 20 मिनट में ये एक नया ऑर्गेनिज्म तैयार कर सकते हैं। इसीलिए मैंने यहाँ पे लिखा है ये मल्टीप्लाई करते हैं रैपिडली। और यहाँ पे हमें इनके क्या क्या पार्ट पढ़ने हैं। सबसे पहले इनके स्ट्रक्चर के बारे में बात करनी है कि इनकी शेप क्या क्या हो सकती है, शेप के बेसिस पे हम लोग कैसे कैटेगराइज करेंगे। फिर नेक्स्ट जो टॉपिक हमें यहाँ पे पढ़ना है वो है इनका स्ट्रक्चर। तो सिंपल एक स्ट्रक्चर देखेंगे बैक्टीरिया का। तो यहाँ पे अगर मैं सबसे पहले बात करूँ, हाँ एक चीज़ और, इनके अंदर हमें पढ़ने कौन कौन से ऑर्गेनिज्म हैं। तो सबसे पहला हमें यहाँ पे आर्की बैक्टीरिया को पढ़ेंगे, आर्की बैक्टीरियाज के बारे में पढ़ेंगे। फिर हम लोग इनके अंदर यू बैक्टीरिया पढ़ेंगे, यू बैक्टीरियाज को पढ़ेंगे। और यू बैक्टीरिया के अंदर 2 ऑर्गेनिज्म पढ़े जाएंगे। एक है हमारे साइनोबैक्टीरिया जिन्हें ब्लू ग्रीन एल्गी कहते हैं, और दूसरे वाले हैं हमारे माइकोप्लाज्मा। तो ध्यान से समझिएगा एक एक करके। सबसे पहले मैं इनकी शेप के बेसिस पे बात करूं तो इनको 4 कैटेगरी में डिवाइड किया हुआ है। शेप के बेसिस पे हमने इन्हें 4 कैटेगरी में डिवाइड किया हुआ है। सबसे पहले कैटेगरी होती है इनकी जिसे हम लोग कहते हैं कोकस। कोकस का मतलब होता है जो ओवल होते हैं, सर्कुलर होते हैं, मतलब इस तरीके से इन्हें कोकस कहते हैं। और जो कोकस फॉर्म है इनके पास फ्लैजिला मोस्ट प्रोबेबली एब्सेंट ही होता है। कोकस फॉर्म के पास फ्लैजिला नहीं होगा, एब्सेंट होगा। तो फ्लैजिला के मीन्स जो कोकस है इनके टाइप कौन कौन से हो सकते हैं, जैसे मोनोकोकस होते हैं, मोनोकोकस। तो मोनोकोकस मतलब सिंगल होगा। सिमिलरली ऐसे ही डिप्लोकोकस की बात करते हैं तो डिप्लोकोकस जो होंगे उनके पास 2 इस तरीके से यूनिट लगी होंगी। ऐसे ही
टेट्राकोकस होगा तो टेट्राकोकस के अंदर क्या होगा, 4 यूनिट्स इस तरीके से जुड़ी हो सकती हैं। इसी तरीके से अगर ये चेन लाइक या फिलामेंटस स्ट्रक्चर बना रहे हैं तो उस फिलामेंटस स्ट्रक्चर को हम लोग कहते हैं आपका स्ट्रेप्टोकोकस। तो हम लोग इसको नाम दे देते हैं स्ट्रेप्टोकोकस। स्ट्रेप्टोकोकस के अंदर आपको क्या देखने के लिए मिलेगा, एक लंबी सी लीनियर चेन दिखेगी जिसमें बहुत सारे सिंगल यूनिट्स लगे होंगे। सिमिलरली एक और होता है, इसे हम लोग कहते हैं स्टेफाइलोकोकस, दैट इज नोन एज स्टेफाइलोकोकस। स्टेफाइलोकोकस का मतलब क्या होता है, फाइलोकोकस का मतलब है कि ये शीट की फॉर्म में प्रेजेंट है। इफ दे आर प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ शीट then it is known as staphylococcus. If they are present in the form of filament or chain, that is known as streptococcus. फिर तीसरी इसकी फॉर्म होती है, जैसे कोकस है, अगर ये रॉड शेप होते हैं तो उस फॉर्म को हम लोग बैसिलस कहते हैं। तो बैसिलस बेसिकली क्या होता है, रॉड शेप होता है। तो यहाँ पे हम लोग इनको नाम दे देते हैं, जैसे मोनोबैसिलस, जैसे यहाँ पे मोनोकोकस दिया था ऐसे ही मोनोबैसिलस। तो इनका स्ट्रक्चर इसलिए ऐसा इस तरीके का होता है। और दूसरी बात, एक और बात करें तो बैसिलस फॉर्म सबसे ज़्यादा मोस्टली जो बैक्टीरियाज हैं वो बैसिलस फॉर्म में है। मोस्ट ऑफ द बैक्टीरिया आर बैसिलस इन बैसिलस फॉर्म। तो मोनोकोकस, मोनोबैसिलस, डिप्लोबैसिलस, उसके अलावा इसी तरीके से यहाँ पे स्ट्रेप्टोबैसिलस भी हो सकता है। अगर चेन की फॉर्म में यहाँ पे लगे हुए हैं तो इसे स्ट्रेप्टोबैसिलस भी कह देते हैं। और यहाँ पे जैसे यहाँ पे स्टेफाइलोकोकस था तो यहाँ पे स्टेफाइलोकोकस ना होके पैलिसेड हो जाएगा, पैलिसेड बैसिलस। पैलिसेड बैसिलस का मतलब है ये इस तरीके से एक दूसरे के ऊपर स्टैक हो जाते हैं, तो इसे पैलिसेड बैसिलस कहेंगे। स्ट्रेप्टोकोकस होगा तो मतलब ये एक दूसरे के एंड से एंड इस तरीके से प्रेजेंट हो सकते हैं। अगर मोनो है तो इस तरीके से, और डिप्लो है तो इस तरीके से फॉर्म होगा यहाँ पे। अब इसके अलावा यहाँ पे एक टर्म और होता है जिसे हम लोग कहते हैं आपका स्पाइरेलम। स्पाइरेलम इस तरीके से प्रेजेंट होते हैं। स्पाइरेलम के अंदर इस तरीके से यहाँ पे फ्लैजेला प्रेजेंट हो सकते हैं। और लास्ट फॉर्म होती है जिसे हम लोग कॉमा शेप बैक्टीरिया कहते हैं। दीज आर नोन एज वाइब्रियो। वाइब्रियो बेसिकली क्या होते हैं, कॉमा शेप होते हैं। इसका एग्जाम्पल है जैसे वाइब्रियो कोलरी, जिसकी वजह से कॉलरा कॉज होता है। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं कि बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर किस तरीके से प्रेजेंट हो सकता है। तो ध्यान से समझिएगा, बैक्टीरिया को सबसे बाहर जो लेयर सराउंड करके रखती है उस लेयर को हम लोग ग्लाइकोकैलिक्स लेयर कहते हैं। इस लेयर को हम लोग ग्लाइकोकैलिक्स लेयर कहते हैं। ग्लाइकोकैलिक्स बेसिकली म्यूकोपॉलीसैकेराइड की बनी होती है। इट इज मेड अप ऑफ म्यूकोपॉलीसैकेराइड। अब यहाँ पे ग्लाइकोकैलिक्स दो फॉर्म में प्रेजेंट हो सकता है। यहाँ पे दो फॉर्म में प्रेजेंट हो सकता है। एक फॉर्म तो ये आपका कैप्सूलर फॉर्म में प्रेजेंट हो सकता है, या ये स्लाइम लेयर की फॉर्म में प्रेजेंट हो सकता है। तो कैप्सूलर फॉर्म में ये ग्लाइकोकैलिक्स बेसिकली क्या करता है, ये उस बैक्टीरिया को पैथोजेनिक बनाता है या पैथोजेनिसिटी प्रोवाइड करता है। और स्लाइम लेयर की फॉर्म में ये वाटर को होल्ड करता है और डेसिकेट होने से बचाता है। इट प्रिवेंट फ्रॉम डेसिकेशन। गॉट इट। अब ग्लाइकोकैलिक्स सबसे बाहर वाला लेयर था, तो दूसरे नंबर पे जो लेयर आएगी उसे हम लोग कहते हैं सेल वॉल। उसको हम लोग कहेंगे क्या, सेल वॉल। सेकेंड नंबर पे आती है सेल वॉल। बेसिकली ये पेप्टाइडो ग्लाइकन की बनी होती है, पेप्टाइडो ग्लाइकन की बनी होती है। और यहाँ पे प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट ये दोनों से मिलके ये सेल वॉल बनी हुई है। गॉट इट। तीसरे नंबर पे यहाँ पे लेयर आएगी हमारी जिसे हम लोग कहते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये थर्ड नंबर पे लेयर है, दैट इज नोन एज प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन बेसिकली प्रोटीन और लिपिड की बनी होती है, प्रोटीन और लिपिड की बनी होती है। अब ये तीनों चीजें मिलके कौन कौन से पार्ट, आपका ग्लाइकोकैलिक्स, सेल वॉल और साथ में प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इन तीनों को मिला के हम लोग कहते हैं सेल एनवेलप।
सेल एनवेलप। अभी हम थोड़ी देर में देखेंगे कि जो सेल वॉल है, सेल वॉल के बेसिस पे, इनकी थिकनेस के बेसिस पे हमने बैक्टीरिया को दो कैटेगरी में डिवाइड किया है। एक को हम लोग ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया कहते हैं, दूसरे वालों को ग्राम नेगेटिव कहते हैं। ग्राम पॉजिटिव वालों की थिकनेस सेल मेम्ब्रेन की ज़्यादा होगी, सॉरी सेल वॉल की ज़्यादा होगी, और ग्राम नेगेटिव वालों की कम होगी। तो अभी थोड़ी देर में बात करेंगे उसकी भी। अब यहाँ पे इसके अंदर, ये तो इसके बाहर की एनवलप की बात हो गई। अब इसके एक्सटर्नल अपेंडेजेस क्या क्या प्रेजेंट हो सकते हैं, मतलब इसके पास क्या क्या होगा। तो इसके पास यहाँ पे फ्लैजिला प्रेजेंट हो सकता है। तो फ्लैजिला, यहाँ पे जो फ्लैजिला प्रेजेंट होता है, ये एक प्रोटीन होती है फ्लैजिलिन प्रोटीन। उस फ्लैजिलिन प्रोटीन का बना होता है, मतलब ये हमारे फ्लैजिला जो यूकैरियोटिक सेल है उससे कैसे अलग है, वहां पे ट्यूबुलिन प्रोटीन होगी, यहाँ पे फ्लैजिलिन प्रोटीन है। इसके अलावा यहाँ पे फ्लैजिला का अच्छा फंक्शन क्या होता है, तो इसका फंक्शन होता है लोकोमोशन, मतलब इसको मोटिलिटी प्रोवाइड करता है। उसके अलावा यहाँ पे कुछ इस तरीके के एक्सटर्नल अपेंडेजेस आपको दिखाई देंगे, इन्हें हम लोग पाइलाई कहते हैं, कुछ लोग पीली भी पढ़ते हैं। ये बेसिकली किस काम में हेल्प करेंगे, एक पैरासेक्सुअल मेथड होता है जिसे कॉन्जुगेशन कहते हैं। कॉन्जुगेशन के टाइम पे ये सेक्स पाइलस फॉर्म करते हैं, मतलब दो बैक्टीरिया इस तरीके से जुड़ेंगे यहाँ पे, और यहाँ पे एक बात करेंगे उसकी भी। यहाँ पे क्या होता है, एक एफ प्लाज्मिड होता है, फर्टिलिटी प्लाज्मिड। तो जो जिसके पास वो प्लाज्मिड है उसे हम लोग F प्लस कह देते हैं, जिसके पास नहीं है उसे F माइनस कह देते हैं। जो F प्लस है उसे मेल कंसीडर कर लेते हैं, जो जिसके पास नहीं है उसे हम लोग फीमेल कंसीडर कर लेते हैं। तो ये क्या करता है, अपनी एक कॉपी तैयार करके एक और F प्लाज्मिड की, इसके थ्रू यहाँ पे भेज देता है। तो बाद में ये जो रिसिपिएंट है, ये वाला तो डोनर हो गया, ये रिसीव कर रहा है, तो रिसिपिएंट भी F प्लस हो जाता है। तो ये एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मेथड है जो हमारा कॉन्जुगेशन कहलाता है इनसाइड द बैक्टीरिया। बेसिकली ये प्रिमिटिव टाइप का मेथड है, लेकिन इसकी वजह से वेरिएशन आ सकता है, तो इसलिए सेक्सुअल इसे कह रहे हैं। यहाँ पे इसके अलावा बहुत सारे न्यूमरस, इसके पूरे सरफेस पे आपको फिम्बरी प्रेजेंट मिल सकती हैं। यहाँ पे आपको बहुत सारी फिम्बरी प्रेजेंट मिल सकती हैं यूनिफॉर्म पूरे सरफेस पे। फिम्बरी का काम क्या होता है, फिम्बरी का काम होता है ये अपने जो सबस्ट्रेटम है, मतलब अपने जो होस्ट है उससे अटैच करने में ये मदद करेगा। तो यहाँ पे नेक्स्ट पार्ट है हमारा फिम्बरी। फिम्बरी क्या करेगा, इनकी अटैचमेंट में हेल्प करता है। उसके अलावा यहाँ पे इनके अंदर की बात कर लेते हैं कि अंदर क्या प्रेजेंट होगा। तो देखिए ये प्रोकैरियोट है, प्रोकैरियोट के पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन तो होगी नहीं। तो जब इनके पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है तो ऑब्वियस सी बात है इनका जो जेनेटिक मटेरियल है वो नेकेड होगा। तो अब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है तो जेनेटिक मटेरियल तो पूरी सेल के अंदर फैल सकता था, लेकिन यहाँ पे क्या होता है, कुछ प्रोटीन के साथ वो जेनेटिक मटेरियल अटैच होता है और एक जगह पे मिस प्रेजेंट होता है, पूरी सेल के अंदर वो फैल नहीं जाता है। तो उस जेनेटिक मटेरियल को हम लोग न्यूक्लियस ना बोल के न्यूक्लियोइड बोलते हैं, और इनके पास केवल एक क्रोमोसोम प्रेजेंट होता है, और वो क्रोमोसोम भी क्या है, सर्कुलर फॉर्म में होता है। तो यहाँ पे न्यूक्लियोइड हो गया, जो न्यूक्लियोइड इनके मींस यूकैरियोटिक सेल के न्यूक्लियस से होमोलोगस होगा। तो यहाँ पे बेसिकली क्या होता है, न्यूक्लियोइड के अंदर एक सिंगल क्रोमोसोम होता है, वन क्रोमोसोम होता है सिंगल, और वो भी सर्कुलर। हमारे अंदर जो यूकैरियोट्स के अंदर आपको न्यूक्लियस या जेनेटिक मटेरियल मिलेगा वो आपको लीनियर मिलेगा। माइकोप्लाज्मा में भी लीनियर होता है और यूकैरियोट्स में भी लीनियर होता है, लेकिन इनके अंदर सर्कुलर प्रेजेंट होता है। उसके अलावा आपको यहां पे ये तो मेन जेनेटिक मटेरियल हो गया इनका, मेन डीएनए से अलावा कुछ एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए मिलते हैं, और ये जो एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए है ये भी डबल स्ट्रैंडेड होते हैं, ये भी 2 स्ट्रैंड के बने होंगे। दीज आर ऑल्सो डबल स्ट्रैंडेड, और इन डबल स्ट्रैंडेड डीएनए को जो एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल है इन्हें कहा जाता है प्लाज्मिड। दीज आर नोन एज प्लाज्मिड। प्लाज्मिड क्या है, ये एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए है, और ये ऑटोनोमसली रेप्लिकेटिंग है, मतलब ये अपना रेप्लिकेशन खुद से कर सकते हैं। मतलब अगर इन्हें अपनी कॉपी तैयार करनी है तो इनके पास अपना एक ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन है, ये अपनी खुद की एक और कॉपी तैयार कर सकते हैं। तो यहां पे जो प्लाज्मिड है ये क्या है, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल सर्कुलर
डीएनए। अब कहोगे कि ये जो प्लाज्मिड है इसका फंक्शन क्या होगा, तो प्लाज्मिड कई तरीके के हो सकते हैं, प्लाज्मिड कई तरीके के होते हैं। प्लाज्मिड के टाइप हैं, जैसे आर प्लाज्मिड होता है। आर प्लाज्मिड का काम है कि इनको एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस प्रोवाइड करना, मतलब अगर आप बैक्टीरिया के ऊपर एंटीबायोटिक डाल रहे हो तो एंटीबायोटिक उस बैक्टीरिया को किल करेगा। तो बेसिकली ये क्या करेंगे, जो अगर इनके पास आर प्लाज्मिड है तो ये कुछ ऐसे मॉलिक्यूल बनाएंगे जो उस एंटीबायोटिक के इफेक्ट को न्यूट्रलाइज कर देंगे, मतलब अपने आप को बचा लेंगे। तो जैसे आर प्लाज्मिड का काम था एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस प्रोवाइड करना, इसी तरीके से और भी कई तरीके के प्लाज्मिड हैं। जैसे एक होता है जिसे हम लोग एफ प्लाज्मिड कहते हैं, जैसे हमने अभी देखा, जो कॉन्जुगेशन में हेल्प करता है, फर्टिलिटी फैक्टर प्रोवाइड करता है। इसी तरीके से एक प्लाज्मिड होता है जिसे टीआई प्लाज्मिड कहते हैं। टीआई का मतलब होता है ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड। तो ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड बेसिकली एक बैक्टीरिया है जिसका नाम है एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमेफेशियन। तो वो क्या करता है, एक प्लांट को इन्फेक्ट करता है और उस टीआई प्लाज्मिड को भेज के उस प्लांट के अंदर ट्यूमरस ग्रोथ करा देता है। तो ऐसे ही टीआई प्लाज्मिड होता है। एक और प्लाज्मिड है जिसे आर्टिफिशियली बनाया गया है, जिसे डिग्रेडेटिव प्लाज्मिड कहते हैं, डी प्लाज्मिड। डिग्रेडेटिव प्लाज्मिड का नाम इसलिए पड़ा, जो ऑयल स्पिल्स हो जाते थे, मतलब क्या होता था, जहाँ पे आप जानते हैं रिक्स होती है, मतलब सी के अंदर से जो फॉजल है हमारा, जो क्रूड ऑयल है वो निकाला जाता है। तो कभी कभी क्या होता है, कभी पाइपलाइन में कोई डैमेज होने के कारण, या फिर शिप में, या फिर किसी ऑयल टैंकर में लीकेज होने के कारण, सीपेज होने के कारण वाटर के सरफेस पे पूरा तेल फैल जाता है, क्रूड ऑयल फैल जाता है, जिसकी वजह से वहाँ पे जो एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म है उनकी डेथ हो जाती है। तो एक बैक्टीरिया बनाया गया था जिसका नाम है स्यूडोमोनास प्यूटिडा, उसके अंदर इस डी प्लाज्मिड को रखा गया था, मीन्स उसके अंदर उसको डेवलप कराया गया, उसको भेजा गया। तो वो जो डी प्लाज्मिड है वो करता क्या है, उसकी मदद से जो स्यूडोमोनास बैक्टीरिया है वो उस ऑयल को खा जाता है, जिससे पॉल्यूशन जो है वाटर का वो कम हो जाएगा। तो ये प्लाज्मिड के टाइप थे। अब जानते हैं इनके पास, देखिए प्रोकैरियोट है, कोई मेम्ब्रेन बॉन्ड सेल ऑर्गेनल तो होगा नहीं, कोई भी मेम्ब्रेन बॉन्ड सेल ऑर्गेनल, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या लाइजोसोम, इस टाइप के इनके पास कोई सेल ऑर्गेनल प्रेजेंट नहीं होंगे, ना इनके पास प्लास्टिड्स होंगे। बस इनके पास एक सेल ऑर्गेनल प्रेजेंट होगा, सेल ऑर्गेनल भी क्या है, वो भी मेम्ब्रेनलेस है, जिसे हम लोग राइबोसोम कहते हैं। राइबोसोम इनके पास प्रेजेंट होंगे, वो भी कौन से, 70S टाइप के राइबोसोम प्रेजेंट होंगे, 70S टाइप के राइबोसोम प्रेजेंट होंगे, जो कि यूकैरियोटिक राइबोसोम से अलग होते हैं। यूकैरियोट्स के पास 80S टाइप का राइबोसोम प्रेजेंट होता है। अब इनके पास देखिए, अगर यूकैरियोटिक सेल की बात करें तो यूकैरियोटिक सेल के पास क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया, रेस्पिरेशन के लिए। तो इनको भी रेस्पायर करना है, तो रेस्पायर करने के लिए इन्होंने क्या किया है, अपनी प्लाज्मा मेम्ब्रेन को ही मॉडिफाई कर दिया है। और प्लाज्मा मेम्ब्रेन को मॉडिफाई इस तरीके से करके इन्होंने कुछ स्ट्रक्चर डेवलप किए हैं, जिन स्ट्रक्चर को हम लोग मीजोजोम कहते हैं। मीजोजोम इनके अंदर बहुत सारे फंक्शन प्ले करता है। जो मीजोजोम है ये इनफोल्डिंग है इस बैक्टीरिया की। तो ये मीजोजोम किस तरीके से वर्क करेगा, मीजोजोम इनके रिप्रोडक्शन में हेल्प करता है, मीजोजोम इनके रेस्पिरेशन में हेल्प करता है, बहुत सारे फंक्शन हैं इस मीजोजोम के रिप्रोडक्शन में, बाइंडरी फिशन में, अभी बताऊंगा आगे चल के किस तरीके से रिप्रोडक्शन में हेल्प करेगा। उसके अलावा डीएनए रेप्लिकेशन में भी मदद करता है, ये डीएनए रेप्लिकेशन में भी मदद करता है ये मीजोजोम। अब कभी कभी कुछ बैक्टीरिया जैसे साइनोबैक्टीरिया है, उनके अंदर क्या होता है, ये इनफोल्डिंग होती है, उनके साथ कुछ पिगमेंट प्रेजेंट हो जाते हैं, जैसे क्लोरोफिल ए या फाइकोइरिथ्रिन या फाइकोसाइनिन। अगर वो पिगमेंट कंटेनिंग इनफोल्डिंग है तो उन्हें हम लोग मीजोजोम ना कह के उन्हें हम लोग क्या कह देते हैं, उन्हें हम लोग क्रोमैटोफोर कह देते हैं। उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, क्रोमैटोफोर। और क्रोमैटोफोर किसके पास प्रेजेंट होगी, हमारे साइनोबैक्टीरिया के पास प्रेजेंट होती है, साइनोबैक्टीरिया के पास प्रेजेंट होगी। मतलब इनफोल्डिंग के साथ साथ पिगमेंट भी इनके अंदर प्रेजेंट होगा, जो इनकी फोटोसिंथेसिस में मदद करेगा। अब आगे की बात करते हैं। देखिए राइबोसोम हो गए, आपके मीजोसोम्स हो गए, इसके अलावा इनके पास और क्या प्रेजेंट हो सकता है, तो इनके पास हमारे कुछ ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट हो सकते हैं। मतलब इनके स्टोर्ड फूड के लिए ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट हो सकते हैं। कुछ बैक्टीरिया के पास आपके गैस वैक्यूल हो सकते हैं जो इनको बॉयंसी प्रोवाइड करेंगे। तो यहाँ पे ये ग्रेन्यूल्स हैं जो इनके फूड को स्टोर करके रखेंगे, जो इनके फूड को स्टोर करके रखेंगे। जैसे
ग्लाइकोजन ग्रेन्यूल्स हो सकते हैं या साइनोफाइसियन ग्रेन्यूल्स हो सकते हैं। कई तरीके के ग्रेन्यूल्स हैं जो इनके फूड स्टोरेज करने का काम करते हैं। न्यूक्लियोइड इनका मेन डीएनए है और ये प्लाज्मिड इनके एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए है। उसके अलावा कुछ बैक्टीरिया के अंदर आपको गैस वैक्यूल मिल सकते हैं। गैस वैक्यूल्स का काम क्या है? गैस वैक्यूल्स का काम है बोयंसी प्रोवाइड करना ताकि ये फ्लोट करें। तो ये हमारे गैस वैक्यूल यहाँ पे प्रेजेंट हो सकते हैं इनसाइड फ्यू बैक्टीरिया। सो ये एक आपका बेसिक स्ट्रक्चर था आपका किसी प्रोकैरियोटिक सेल का। और एक चीज और है, इन जो मैंने आपके सामने यहाँ पे ग्रेन्यूल्स लिखे हैं, ये ग्रेन्यूल्स को हम लोग बेसिकली इंक्लूजन बॉडी कहते हैं। इनको क्या कहते हैं? इंक्लूजन बॉडी कहते हैं। इनका काम स्टोरेज करने का होता है। सो दैट्स ऑल। ये एक बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर है। आप इसे एक बार देखिएगा और कहीं कोई पार्ट समझ में ना आए तो मुझे बताइएगा, फिर मैं उसे एक्सप्लेन करता हूँ। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।